आज हम इतिहास के एक ऐसे शख्स की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम सुनते ही जहन में तानाशाही और क्रूरता की तस्वीरें उभर आती हैं, एडोल्फ हिटलर। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक तानाशाह की नहीं, बल्कि एक कलाकार से जल्लाद बनने के सफर की है। जरा सोचिए, अगस्त 1939 की बात है। एडोल्फ हिटलर ने कहा, मैं एक कलाकार हूं, राजनेता नहीं। एक बार पोलैंड का मसला सुलझ जाए तो मैं अपनी बाकी जिंदगी एक कलाकार की तरह बिताना चाहता हूं। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, खासकर उस शख्स के मुंह से जिसे दुनिया एक वहशी तानाशाह के तौर पर जानती है। और फिर इस बयान के ठीक एक महीने बाद उसी कलाकार ने पोलैंड पर हमला कर दिया और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। बस इसी चौंकाने वाले विरोधाभास से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, राजनीति के मंच पर आने से भी पहले, उस दौर में जब हिटलर की दुनिया कैनवस और रंगों के इर्द गिर्द घूमती थी। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन था ये शख्स राजनीति में आने से पहले? क्या वो सच में एक कलाकार ही बनना चाहता था? देखिए, कहानी शुरू होती है 1889 में ऑस्ट्रिया से। उसका एक ही सपना था, एक बड़ा आर्टिस्ट बनना। लेकिन वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे दो बार रिजेक्ट कर दिया। अगले 5 साल बड़ी तंगी में गुजरे, पोस्टकार्ड पेंट करके गुजारा करना पड़ा। और फिर 1914 में जब आर्ट का रास्ता बंद हो गया तो उसने सेना का रास्ता चुन लिया। अच्छा, तो सवाल यह है कि उसकी पेंटिंग्स थीं कैसी? 1936 में एक पत्रकार थे, जॉन गुंथर। उन्होंने लिखा था कि उसकी पेंटिंग्स में ना कोई जान थी, ना रंग, ना कोई एहसास, एकदम बेजान। मतलब साफ है, एक कलाकार के तौर पर वो पूरी तरह नाकाम था। तो जब कला का दरवाजा बंद हो गया, हिटलर ने एक दूसरा रास्ता खोजा। और पहले विश्व युद्ध के बाद की तबाही ने उसे एक ऐसी जमीन तैयार करके दी जहां नफरत और कट्टरता के जहरीले बीज बोए जा सकते थे। और इसी जमीन पर उगा नाजीवाद। ये कोई आम राजनैतिक सोच नहीं थी, इसके मूल में थी नस्लीय श्रेष्ठता की खतरनाक धारणा। ये मानना कि आर्य जर्मन नस्ल ही सबसे ऊपर है और बाकी सब पर राज करने के लिए बनी है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जर्मनी के लोगों ने ऐसी विचारधारा को आखिर अपनाया क्यों? इसकी एक नहीं, कई वजहें थी। वर्साय की संधि का अपमान, देश में फैली भयानक गरीबी और बेरोजगारी, कम्युनिज्म का डर और इन सब मुश्किलों का ठीकरा यहूदियों पर फोड़ने की साजिश। लोगों को बस एक मजबूत नेता चाहिए था जो बड़े बड़े वादे कर सके। और जर्मनी को वो मजबूत नेता हिटलर में नजर आया। तो चलिए देखते हैं कैसे एक आंदोलनकारी देखते ही देखते एक ऐसा तानाशाह बन गया जिसके हाथ में पूरे देश की कमान थी। और ये सब यकीन मानिए हैरान करने वाली तेजी से हुआ। सोचिए, 1923 में जो शख्स सरकार गिराने की कोशिश में जेल गया था, वही ठीक 10 साल बाद 1933 में देश के राजनीतिक संकट का फायदा उठाकर जर्मनी का चांसलर बन गया। और फिर बस 1 साल के अंदर उसने खुद को जर्मनी का सबसे बड़ा लीडर यानी फ्यूरर घोषित कर दिया। सत्ता हाथ में आते ही हिटलर की महत्वाकांक्षाएं जर्मनी की सीमाओं को लांघने लगीं। अब कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। उसके दिमाग में अपने लक्ष्य बिल्कुल साफ थे। एक एक करके देखिए। पहला, वर्साय की संधि को खत्म करना। दूसरा, सारे जर्मन बोलने वालों को एक साम्राज्य में लाना। तीसरा, दूसरे देशों पर कब्जा करके जर्मनी के लिए लिविंग स्पेस बनाना। और चौथा, कम्युनिज्म को दुनिया से मिटा देना। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, उसने इन पर काम करना भी शुरू कर दिया, बिल्कुल एक सोची समझी चाल की तरह। 1933 में लीग ऑफ नेशंस छोड़ा, 35 में रैनलैंड में सेना भेजी, 36 में इटली से दोस्ती की, 38 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। हर कदम दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर ला रहा था। और फिर 1939 में पोलैंड पर हमले के साथ वो हो ही गया। लेकिन युद्ध की इस विभीषिका के पीछे एक और भयानक सच पनप रहा था। नाजी विचारधारा का सबसे घिनौना, सबसे अमानवीय और सबसे काला अध्याय, हॉलोकॉस्ट। ये सब अचानक नहीं हुआ, जहर धीरे धीरे फैलाया गया। पहले 1935 में नूरेनबर्ग कानूनों के जरिए यहूदियों से उनकी नागरिकता छीनी गई। फिर 1938 में क्रिस्टल एक्ट के नाम पर सड़कों पर हिंसा हुई। 1939 में उन्हें घेटोज में कैद किया गया। और 1941 आते आते योजनाबद्ध तरीके से उनका कत्लेआम शुरू हो गया। और फिर जनवरी 1942 में इस हैवानियत को एक सरकारी नाम दिया गया,
फाइनल सॉल्यूशन। सोचिए, नाजी अधिकारी बाकायदा मीटिंग करके ये तय कर रहे थे कि यूरोप के सभी यहूदियों को कैसे और कितनी जल्दी मारा जाए। इस फाइनल सॉल्यूशन का अंजाम करीब 60 लाख जाने, जिनमें मर्द थे, औरतें थीं और मासूम बच्चे भी। एक ऐसी संख्या जो आज भी रूह कंपा देती है। तो नफरत और तबाही का ये दौर आखिर खत्म कैसे हुआ? चलिए अब इस कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं। तारीख थी 30 अप्रैल 1945। सोवियत सेना बर्लिन के अंदर हिटलर के बंकर के ठीक बाहर खड़ी थी। जब हार निश्चित हो गई और बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो एडोल्फ हिटलर ने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन हिटलर के अंत के साथ उसकी फैलाई तबाही का अंत नहीं हुआ। वो अपने पीछे छोड़ गया बर्बादी का एक ऐसा मंजर जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। 5 करोड़ से ज्यादा मौतें, 60 लाख यहूदियों का नरसंहार और एक पूरी तरह तबाह हो चुका यूरोप। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, एक नाकाम कलाकार से नरसंहार के रचयिता तक का ये सफर हमें क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है, ताकि नफरत और तानाशाही की वो भयानक गलतियां फिर कभी ना दोहराई जाएं।